तो अभी हमारा टॉपिक मंक्स ही चल रहा है। आज हम एक बेहतर तरीके से रूट्स को समझते हैं कि किस प्रकार संक्रमण फैलता है और कहां से कहां तक इसके फेजेस होते हैं। सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं रूट्स है। अब इसमें 3 फेजेस मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, जैसे कि इनिशियल फेज होता है, सिस्टेमिक स्प्रेड फेज होता है एंड लास्ट ग्लैंडुलर फेज होता है। तो हम इसको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला फेज इनिशियल फेज, यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति था, इन्फेक्टेड पर्सन है। अब उससे जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी पर्सन है, उसको क्या हुआ, जैसे ही इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है उस कंडीशन में जो मम्प्स का वायरस है वो इनहेलेशन के द्वारा एंटर किया। ठीक है, तो जो अपर एयरवे होती है वहां पे ये इन्फेक्शन क्या होगी, स्प्रेड होगी और पेशेंट्स में सिम्टम्स देखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पेशेंट रनी नोज हो सकते हैं या फिर पेशेंट को स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, सूजन वगैरह हो गई, ठीक, फीवर हो सकती है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बाकी के लक्षण के लिए आप लोग को प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। उसके बाद सेकेंड फेज आता है, यानी कि सिस्टेमिक स्प्रेड फेज। अब सिस्टेमिक यानी कि जो हमारे फर्दर सिस्टम्स हैं बॉडी में वहां तक फैलना, स्प्रेड मतलब क्या हो गया, फैलना। तो किसका फैलना, वायरस का। तो जब वायरस हमारी बॉडी में अब सिस्टेमिक लेवल पे फैल रहा है तो वो फेज के बारे में अब हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है वायरस एंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि अब वायरस कहाँ पहुंचा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया। और आप सभी को पता है जो हमारा ब्लड स्ट्रीम होता है उसका काम है फ्लो करना। चाहे हम ब्रेन की बात करें, चाहे लोअर लिम्स की बात करें, पूरी बॉडी में जो रक्त है वो फैला रहता है और उसका फ्लो कंटिन्यूअस होता रहता है। जैसे ही वायरस एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में उसको कहते हैं वायरिमिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये बॉडी में एंटर किया वो अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचेगा। कौन, तो वो वायरस पर्टिकुलर। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरी बॉडी में ये फैल गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये फैल गया तो स्टार्ट होता है ग्लैंडुलर फेज, जहां पे ऑर्गन लेवल पे, लाइक सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे अब इस वायरस का इन्फ्लेमेशन देखने को पेशेंट्स में मिल सकता है। जिसमें जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, ओवरी में अगर इन्फ्लेमेशन क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं ओफोराइटिस कहते हैं, और अगर इन मेल्स टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन क्रिएट किया तो ऑर्काइटिस के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अभी मैं आगे और भी बहुत सारी जगह, ऐसा नहीं है कि बस यही 2 जगह इन्फ्लेमेशन होता है। अब वायरस रक्त के थ्रू बॉडी में कहीं भी फैला तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा ही। जैसे हार्ट में गया, वहां की पेशियों को इफेक्ट किया तो मायोकार्डाइटिस हो सकता है। उसी तरीके से किडनी लेवल पे गया तो नेफ्राइटिस हो सकता है। उसी तरीके से ब्रेन में इंसेफेलाइटिस हो सकता है, मेनिंजेस में तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये अलग अलग इन्फ्लेमेशन है जो वो वायरस जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करेगा वहां पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऐसे डायग्नोसिस है मम्स की कंडीशन में जो परफॉर्म की जा सकती हैं। तो सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि पेशेंट का शारीरिक परीक्षण बेहतर तरीके से होना जरूरी है। आफ्टर दैट जो ओरल सिक्रेशन है उस चीज को डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है। आफ्टर दैट आरटीपीसीआर भी प्रेफरेबल होता है। और उसी तरीके से अगर इन्फ्लेमेशन फैल चुका है, जैसे कि मानिए पेशेंट में मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो वहां पे सीएसएफ फ्लूइड जो टेस्ट होता है, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसका टेस्ट किया जाता है, जिससे कि इस वायरस की प्रेजेंस का पता लगाया जा सकता है। ओके, चलते हैं हम और आगे की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो बात करते हैं आइसोलेशन, यानी एक जो व्यक्ति है जो इस वायरस से इन्फ्लेम्ड हो गया है उसको एक रूम आइसोलेटेड होना चाहिए जहां पे उस व्यक्ति को रखा जाए, जिससे कि वो और लोगों के संपर्क में ना हो पाए, क्योंकि आप सभी को पता है इसका ट्रांसमिशन बहुत रैपिडली होता है, खांसने से, छींकने से, सामान शेयर करने से। इसलिए इस चीज का आप लोगों को बेहतर तरीके से ध्यान रखना है, ठीक, कि आइसोलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मानिए वो पेशेंट
जिन बर्तन का इस्तेमाल कर रहा है खाने पीने के लिए उसकी भी प्रॉपर तरीके से सफाई करके ही कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग करे। इन चीजों का ध्यान आप लोगों को बेहतर तरीके से रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे कि कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं जो किए जाने चाहिए। सबसे पहला, अगर मानिए पेशेंट को पेन हो रहा है या पेशेंट को बार बार फीवर हो रहा है, सो पैरासिटामोल, एनाल्जेसिक दवाइयाँ प्रेफरेबल होती हैं उस कंडीशन में। उसके साथ साथ ओरल हाइजीन, लोग क्या करते हैं कभी कभी इन चीजों को स्किप कर देते हैं, सो सीवियरिटी और बढ़ सकती है। सो इसलिए ओरल हाइजीन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक, ओरल हाइजीन यानी कि यहाँ पे गर्म पानी से माउथ को वॉश करना, या फिर आप देख सकते हैं गर्म सलाइन है उससे माउथ को प्रॉपर समय समय पे वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट बात करते हैं हम लाइक कोल्ड और हॉट कंप्रेशन के बारे में। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हुआ था, सो ऑब्वियसली वहां पे स्वेलिंग वगैरह बखूबी पेशेंट में देखने को मिलती है। सो वहां पे अगर कोल्ड काम कर रहा है सो कोल्ड कंप्रेशन इस्तेमाल करें, नहीं तो गर्म सिकाई, जो जिससे पेशेंट को आराम मिल रहा है कम से कम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट। इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। ऐसा नहीं कि हाफ एन आवर तक सिकाई ही कर रहे हैं, नहीं। और कोशिश करना है दिन में 4 से 5 बार वो सिकाई करे, जिससे कि स्वेलिंग भी कम होगी, रिड्यूस होगी और पेशेंट का पेन भी सबसाइड हो सकता है। उसके बाद रेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी कंडीशंस हो मैं हमेशा इसको लाइक नोट डाउन करती हूँ कि पेशेंट का रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बॉडी इतनी एक्टिवली सारी चीजों को फेस नहीं कर पाती है। उसके साथ साथ पेशेंट का हाइड्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक पेशेंट अगर प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं इस्तेमाल कर रहा है, हाइड्रेट नहीं हो पा रहा है, सो आगे चल के बहुत सारे इम्बैलेंसेस देखने को मिल सकते हैं। सो इस वजह से समय समय पे पेशेंट के हाइड्रेशन को ध्यान में रखा जाए, और जो भी उनको डाइट दी जाए उसमें प्रेफर किया जाए कि वो डाइट सॉफ्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे च्यूइंग में प्रॉब्लम होती है, चबाने में दिक्कत हो रही है, निगलने में, स्वैलोइंग में दिक्कत हो रही है। सो इस चीज का ध्यान में रखते हुए जो भी डाइट पेशेंट को दी जाए वो कोशिश की जाए कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो, जिसको ज्यादा चबाना भी ना पड़े और निगलने में भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई थिंक आज का क्लास इतना एनफ था। आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखिए, जहां भी ऐसे केसेस मिले चीजों को बताइएगा। ओके, धन्यवाद।